हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ऑल गुड। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो पढ़ाई का क्या है, रिवीजन चल रहा होगा आपका बहुत अच्छे से। और ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हमने पहले आपके लिए बहुत सारा रिवीजन वीडियो लेकर हम लोग लेकर आए अकाउंटिंग क्रेडिट के लिए। अब मोर रिवीजन वीडियोस हम लोग अकाउंटिंग क्रेडिट का आपको दे रहे हैं। एएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स कवर करता है एएस। तो आप एएस को रेगुलर बेसिस पर पढ़कर जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 2-3 बार रिवाइज करके जाएंगे। एएस को बहुत जरूरी है, एएस को रिवाइज करना। अगर एएस को रिवाइज नहीं करेंगे तो मुश्किल है फिर एएस को कंटिन्यू करना। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने वीडियो पहली बार देखी है, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन में ऑल बटन प्रेस करना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी। और जो लोग पहले से हैं उनसे ये बात कहना है कि भाई आप तो शेयर जरूर करिए, और जो लोग नए आए वो भी शेयर करें, सब कोई शेयर करें, काइंडली इसको शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हमारी मुहिम है। AS12 का वीडियो आपको आज मिल रहा है। AS12 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और AS12 जो है, एएस में थियोरेटिकल एस्पेक्ट से भी दिख सकता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी दिख सकता है। तो AS12 के वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूं। ठीक है, चले जरा आ जाए। आप अगर मेरी स्पीड स्लो रख रही होगी तो स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये एएस एप्लीकेबल किस पर हो। तो ये एएस ऑल एंटिटीज पर एप्लीकेबल है, सिर्फ उनको छोड़कर जिन पर इंडेस एप्लीकेबल है। इंडेस पर एप्लीकेबल, उन पर इंडेस ही एप्लीकेबल रहेगा, बाकी सभी एंटिटीज पर ऑल एएस, ये एएस एप्लीकेबल है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या होता है और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बात करूंगा, क्योंकि इस एएस का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट की मीनिंग क्या होती है, पहले इस पर बात करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट मतलब क्या होता है? असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एड। एड का मतलब क्या होता है? सहायता। आपको हम सहायता प्रदान कर रहे हैं, आपको हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। इट मीन्स असिस्टेंस गिवन बाई गवर्नमेंट इन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी फॉर्म। बोला मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी फॉर्म, दोनों में दे रहा है। मतलब या तो मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है या तो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है। विच हैज अ सर्टेन वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू होगा, ये नहीं कि वो वैल्यू लेस होगा, इसका कोई सर्टेन वैल्यू होगा। आइदर मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है और नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है। मॉनिटरी फॉर्म का कहने का मतलब क्या हो गया? पैसे मिल रहे हैं। या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में कहने का मतलब क्या हो गया? एसेट मिल रहा है। ठीक है, आइदर मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है या फिर नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिल रहा है आपको, या फिर नॉन मॉनिटरी, या पहले मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब रुपया, नॉन मॉनिटरी का मतलब एसेट। विच इज अ सर्टेन वैल्यू, ये बात जरूर याद रखना कि जिसका कोई सर्टेन वैल्यू होगा, जिसका कोई सर्टेन वैल्यू होगा। एंड अटैच्ड विद सर्टेन कंडीशंस, मतलब उस पर कुछ कंडीशंस भी लगे होंगे। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो गया सर? गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस है, सहायता है। किसके द्वारा सहायता है? गवर्नमेंट के द्वारा सहायता है। किसको सहायता मिलता है? एंटिटीज को मिलता है, एंटिटीज को मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है? आइदर मॉनिटरी फॉर्म में मिलता है या फिर नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिलता है। आइदर मॉनिटरी फॉर्म में मिलता है या फिर नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिलता है। अच्छा, मॉनिटरी फॉर्म में मिलने का मतलब क्या हो गया सर? मॉनिटरी फॉर्म में मिलने का मतलब पैसा, और नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिलने का मतलब क्या हो गया? एसेट। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड रहते हैं। कंडीशंस अटैच का मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिलने का कंडीशंस होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, चलिए नाउ अब गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, आइए उससे बात करते हैं। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रांट को देने के लिए रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आपको समझाया, और ग्रांट का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया। आइए, इस गवर्नमेंट ग्रांट को जब हमें मिलता है, जब एंटिटी को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, तो इस गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? कैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों, कब रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं? देखिए जरा, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज तभी होगा जब अगर रीजनेबल अश्योरेंस है कि कंडीशन जो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ में अटैच्ड है वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और दूसरा बात, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगा कि नहीं रिसीव होगा। पहली बात, गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो, उस पर जो कंडीशंस अटैच्ड है, वो कंडीशंस जो है गवर्नमेंट ग्रांट पर जो कंडीशंस अटैच्ड है, वो कंडीशंस जो है कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए, मतलब कंडीशंस फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए, कंडीशंस फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए, पहली बात। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, कैश मिला है कि नहीं मिला है। दो चीजें होंगी, मतलब ये दोनों में प्लस है, मतलब सर्टेन कंडीशंस है दोनों में, मतलब एग्जैक्टली ये मतलब ट्विन कंडीशंस है। अगर
ये दोनों काम होता है तो गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन होता तो गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया आपको? तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कब होगा बुक में? जब गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है, प्लस गवर्नमेंट ग्रांट कैश में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका रीजनेबल अश्योरेंस है आपके पास में तब। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इट्स ट्रीटमेंट। सुनिए जरा, ये टॉपिक बढ़ा जाएगा, ये जो नोट नंबर है ये बढ़ा जाएगा थोड़ा सा, सारा का सारा डिस्कशन इसी में होना है, ठीक है? एक एक करके आते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट ग्रांट कितने कितने तरह के होंगे, बोला मैंने इसमें लिख रखा है कि गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। गवर्नमेंट ग्रांट को किस किस हेड से पढ़ा जाएगा? पहला नॉन मॉनिटरी ग्रांट, दूसरा ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तीसरा है ग्रांट फॉर ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम, चौथा है ग्रांट रिसीव्ड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, पांचवा है ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस, छठा है बेल आउट ग्रांट। उसके बाद सातवां नंबर जब सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इसके ऊपर में पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, वो है ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। इतना सारा कुछ है, 7 पॉइंट में मैं इसको कवर करूंगा नोट नंबर 4 को, और 7वां पॉइंट सबसे बड़ा जाएगा, उस पर बहुत सारा कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा ये सब करके, ठीक है? चले जरा क्वेश्चन पॉइंट नंबर नोट नंबर 4 है हमारा, और नोट नंबर 4 है पॉइंट नंबर 1, नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट। पहला नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट, देखो ना, नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट का मतलब क्या होता है? नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको कोई भी एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, कोई भी एसेट गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपका बुक में? 0। अगर 0 वैल्यू है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? आप एसेट तो लिख देंगे बैलेंस शीट में, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो इसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन हो गया, मतलब फ्री में कोल ब्लॉक आपको दे दिया गया, ठीक है? 2G लाइसेंसेस जो पहले दिया जाता था वो 2G लाइसेंस फ्री में दे दिया गया। जाओ भाई इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जाओ भाई आप लोग आपको स्पेक्ट्रम फ्री में दिया गया है, आप इसको यूज करिए, ठीक है? ऐसा। या फिर कोई वैल्यू चार्ज किया जाए, और जो वैल्यू हो बहुत कंसेशनल रेंट हो, एकदम कम वैल्यू हो। अगर मान लो कोई 1000 करोड़ का एसेट है, उसके लिए आप मतलब मान लो 4 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एकदम मिनिमल वैल्यू है ये, समझिए। तो इसकी एंट्री नहीं होती है। देखो ना, दोज ग्रांट्स विच आर गिवन बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेट एट रिड्यूस्ड प्राइस, या तो रिड्यूस्ड प्राइस पे देंगे, बहुत कम प्राइस लेंगे, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वो कौन सी ग्रांट हो गई? नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट हो गई। इट इज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट और नॉमिनल वैल्यू, या तो एक्चुअल कॉस्ट पे लिखेंगे या तो नॉमिनल वैल्यू पे लिखेंगे, ठीक है? तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब आपको कितने मिला? 0 पे मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 0 पे लिखेंगे, या फिर नॉमिनल वैल्यू पे लिखेंगे। जो नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? जो उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा वैल्यू, उसी वैल्यू पे लिखेंगे। समझ आ रहा है? नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डन, however if it is recorded at nominal value then credit should be given to capital reserve। अगर नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, ठीक है? टू कैपिटल रिजर्व। और इससे इस वाले पार्ट से क्या बनेगा? इस वाले पार्ट से आप याद रखो, इस वाले पार्ट से केस स्टडी बन सकती है। इस वाले पार्ट से क्या आएगा? तो केस स्टडी आएगी, केस स्टडी। इस वाले पार्ट से केस स्टडी आएगी, अगर आया तो केस स्टडी। और केस स्टडी में भी क्या पूछेगा वो कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, उसको कहाँ डालना है? नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट मिला है तो आपको बताना है कि क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, और कुछ नहीं है। तो पहला चीज आपने सीखा, नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होता है। दूसरा, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब लैंड, ETC, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। तो इन पर अगर कोई ग्रांट मिलेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे? बोला इफ ग्रांट रिसीव्ड बाय एंटिटी फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट देन कैपिटल रिजर्व शैल बी क्रेडिटेड। सीधी सी बात है, अगर ग्रांट रिसीव हुआ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको नीचे कराता हूँ, देखो जरा, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए ग्रांट रिसीव्ड फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। देखना, जब ये ग्रांट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये एंट्री होगी ग्रांट को रिसीव करने की। फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जब उस ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तब। याद रखना, तो पहला था नॉन मॉनिटरी एसेट ग्रांट, दूसरा था कि नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे जो ग्रांट मिलेगा उसको क्या करेंगे सर? उसको भी कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे।
ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट जब रिसीव करेंगे तब, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट जब हम गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तब। ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट ग्रांट आपको सिखाया, और आपको सिखाया मैंने ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, लैंड ईटीसी। तीसरा है ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम। अगर मान लो इनकम के तौर पर ग्रांट रिसीव हो रहा है, ट्रेडिंग रिसीट है, ठीक है। ग्रांट्स गिवन टू प्रमोट इंडस्ट्री एज इंसेंटिव दिया जा रहा है इंडस्ट्री को, भाई तुम 10 लाख ले लो, तुम 20 लाख ले लो, तुम 10 करोड़ ले लो, तुम 15 करोड़ ले लो, तुम 25 करोड़ ले लो, तुम 25 लाख ले लो, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैश दे रही है इंसेंटिव के रूप में और बोल रही है इससे लीजिए, आप इससे अपना बिजनेस बढ़ाइए और हमारे स्टेट में या हमारे कंट्री में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो इस केस में ये जो ग्रांट मिलेगा इसको क्या किया जाएगा, इसको इनकम माना जाएगा, इसको इनकम माना जाएगा इस ग्रांट को। ये क्या रहेगा, ये ट्रेडिंग रिसीट होता है, ट्रेडिंग रिसीट, इसको ट्रेडिंग रिसीट्स बोलते हैं। और ये कहाँ क्रेडिट होगा, ये पीएल में क्रेडिट होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रांट अगर इनकम के तौर पर रिसीव कर रहा है तो उसको ट्रेडिंग रिसीट बोलते हैं, और वो कहाँ क्रेडिट होगा, वो इनकम के तौर पर क्रेडिट होगा और वो पीएल में क्रेडिट होगा। ठीक है। इसका जो हमारा जर्नल एंट्री है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देखना जरा। ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, पैसा ले लिया, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बस और कुछ नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, पीएल में जाएगा बेसिकली, तो इस पर भी केस स्टडी आएगी, ये कहाँ जाएगा, पीएल में क्रेडिट होगा, पीएल में क्रेडिट। ये कहाँ जाता है सर, ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होता है, इसके ऊपर भी केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी। ये सब केस स्टडी के लिए बेहतरीन टॉपिक है, 4 नंबर की केस स्टडी, 5 नंबर की केस स्टडी बना के दे देंगे। चौथा नंबर है ग्रांट रिसीव्ड एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सुनो, बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंपनीज होती हैं उनमें स्टेक खरीद लेती है। बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंपनीज होती हैं उनमें स्टेक खरीद लेती है, और स्टेक खरीदने के बाद बोलती है कि भाई देखो हमने स्टेक खरीद लिया है, ठीक है, अब तुम इसको चलाओ, आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम पीछे खड़े हैं। ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन की तरफ तौर पे होता है, और ये इनका फेवरेट टॉपिक है केस स्टडी के लिए। मैं आपको बता दूं, इनका फेवरेट टॉपिक है केस स्टडी के लिए। जहां जहां केस स्टडी दिए 4 मार्क्स टू 5 मार्क्स में, 4 से 5 नंबर में केस स्टडी देंगे, और अगर आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दिखा, बैकवर्ड एरिया दिखा, या शेयर कैपिटल में हिस्सा खरीदना दिखा गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर, कंपनी का गवर्नमेंट का, तो आप उसको समझेंगे कि भैया ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। दीज ग्रांट्स आर गिवन टू प्रमोट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया, these are just like share capital in the company, these grants should be credited to capital reserve, और ये भी ग्रांट क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। जो ग्रांट मिलेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी इस तरह के गवर्नमेंट ग्रांट की, देखो मैंने यहाँ लिखवा रखा है एकदम अच्छे से, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपसे क्वेश्चन वही पूछेगी, क्या वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो एक केस स्टडी दे देंगे। केस स्टडी के अंदर में कुछ ऐसा दे देंगे कि भाई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पर पे उसने सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, और जो सब्सिडी दी है उसको उन्होंने पीएल में डाल दिया है, तो क्या वो सही है, उनका कंटेंशन सही है कि नहीं सही है, आप बताइए। तो आपको बस बताना है कंटेंशन सही नहीं है, वो कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, आ जाओ। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, अभी आपने सीखा नॉन मॉनेटरी, फिर सीखा नॉन डेप्रिसिएबल, फिर सीखा इनकम के तौर पे, फिर सीखा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पे। ये भी केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पे अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। ग्रांट गिवन फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं, बोलो, वेयर गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंसेस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी कॉल्ड ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, और ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। इनकम वाला का जो ट्रीटमेंट, ये भी पीएल में क्रेडिट होगा, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम का ट्रीटमेंट था वो ही गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। बेल आउट ग्रांट, बेल आउट ग्रांट जैसे एयर इंडिया को मिला हुआ था, एयर इंडिया के पास में ना बहुत सारे लॉसेस है, एयर इंडिया के पास में
ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की कंपनी है। तो लॉस से बाहर निकालने के लिए, किसी कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, भाई तुम बाहर निकलो। ये किसको मिलता है? सिक कंपनीज को मिल जाता है, जो देश के इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं लेकिन वो कंपनी सिक हैं, हो गई हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज देती है। तो ये जो बेल आउट ग्रांट है वो कहाँ क्रिएट होता है? ये भी पीएल में क्रिएट होता है। ठीक है, इफ एनी एंटिटी इज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस एंड दैट एंटिटी और इंडस्ट्री इज प्रोमिनेंट फॉर इकोनॉमी, देन ग्रांट्स गिवन टू कवर अप लॉसेस कॉल्ड बेल आउट ग्रांट, देन ग्रांट गिवन फॉर लॉसेस कॉल्ड बेल आउट ग्रांट। It should be credited to profit and loss account. It should be credited to profit and loss account. ठीक है, चलो। तो मैंने पहले आपको बताया कि भाई कौन कौन से ग्रांट होते हैं, कितने कितने तरह के होते हैं। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे ग्रांट, ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम, ग्रांट रिसीव्ड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ग्रांट गिवन फॉर एक्सपेंसेस, ग्रांट बेल आउट ग्रांट, ये सब बताया। अब इन सब की एंट्री मैं एक साथ आपको एक बार दिखा देता हूँ, सबकी एंट्री देखिए जरा। जब मान लो ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट अगर रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। दूसरा, ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। दूसरा, तो इनकम के तौर पर, एक्सपेंस के तौर पर, बेल आउट ग्रांट, ये तीनों के लिए एक ही एंट्री है, तीनों ही पीएल में जाएंगे और तीनों के लिए एक ही एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या बैकवर्ड एरिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट और फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऐसे एंट्री होगी। तो ये रिसीट की एंट्री आपको मैंने करा दी। तो कैपिटल रिजर्व में बेसिकली कौन कौन सा ग्रांट जा रहा है? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का ग्रांट जा रहा है और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का ग्रांट जा रहा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ग्रांट कहाँ जा रहे हैं? पीएल में जा रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का ग्रांट होगा तो पीएल में जाएगा और कैपिटल नेचर का ग्रांट होगा तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप समझो, अगर रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है तो वो कहाँ जाएगा? पीएल में। और अगर कैपिटल नेचर का ग्रांट है, मतलब एसेट का ग्रांट है, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ गया? ओके, अब आ जाओ ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो जरा, ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट मतलब बेसिकली डेप्रिसिएबल एसेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसके ना दो मेथड अकाउंटिंग के, दो मेथड अकाउंटिंग के हैं। पहला मेथड है जिसका नाम है डिडक्टिव मेथड या फिर एसेट रिडक्शन मेथड, और दूसरा मेथड है जिसका नाम है डिफर्ड ग्रांट मेथड। ठीक है, मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सलीके से, आप बहुत ध्यान दीजिए। 15 मिनट लगेगा मेरे को, बस 15 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है नोट नंबर 4 का पॉइंट नंबर 7 आपके एकदम ब्रेन में बैठ जाएगा। ठीक है, सुनिए जरा, डिडक्टिव मेथड या फिर एसेट रिडक्शन मेथड, डिडक्टिव मेथड या फिर एसेट रिडक्शन मेथड, इसमें पॉइंट नंबर 1, रिसीट ऑफ ग्रांट एंड इट्स ट्रीटमेंट। जब ग्रांट रिसीव करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताता हूं। बोल रहा है कि अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ग्रांट। जितना ग्रांट मिलेगा मेरे को, उस ग्रांट की वैल्यू से मैं कॉस्ट ऑफ एसेट को रिड्यूस कर दूंगा। सब्सिडी जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपको 100 रुपए का सामान, आपको अपने एसेट खरीदा, आपको लगा 1 लाख रुपया। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि इस 1 लाख में से चलो मैं 70,000 आपको दे देती हूँ। इसका मतलब क्या आपको कॉस्ट कितना पड़ा? आपके घर से पैसा कितना गया? 30,000 रुपया। तो इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? सिर्फ 30,000 रुपया। कॉस्ट ऑफ एसेट में कोई चेंज है क्या? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ एसेट में कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट सिर्फ कितना पड़ा है? 30,000 रुपया आपको। ठीक है, क्लियर एकदम? ओके, एंट्रीज कैसे कैसे होंगी देखो जरा। सबसे पहले ग्रांट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ग्रांट का जो पैसा रिसीव होगा उतना। जैसे मान लो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट, आपको ग्रांट कितने का मिला है? 70 का मिला है। ठीक है, तो यहाँ आप बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट कितना लिखेंगे? 70। ठीक है,
उसके बाद एसेट परचेज करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया टू बैंक 1,00,000 रुपया। तो एसेट परचेज करने की एंट्री दूसरी एंट्री हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री, जब हम गवर्नमेंट ग्रांट को ना एडजस्ट करेंगे, जब हम गवर्नमेंट ग्रांट को एडजस्ट करेंगे किसके साथ में, एसेट के वैल्यू के साथ में, तो क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को घटाना है, कितने से घटाना है, जितने का ग्रांट मिला। देखो मैंने लिख रखा कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर ग्रांट अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 1,00,000 रुपया, और ग्रांट अमाउंट कितना है, 70,000 रुपया। तो कितने से घटाएंगे, 70,000 से, ग्रांट अमाउंट से घटा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो आपका फिक्स्ड एसेट अल्टीमेटली कितने पर आ गया, 30,000 पर आ गया। तो एंट्री क्या होगी इसकी, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट परचेज करने की, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तीसरी एंट्री। समझ आ रहा है आपको, ओके। उसके बाद हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड। अब क्या होगा कि आपने जब पैसे सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट वगैरह कर दी तो डेप्रिसिएशन की बात आएगी कि डेप्रिसिएशन एंड में कैसे चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे हम किस पे चार्ज करते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट होता है उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट को ही हमने क्या किया है, रिड्यूस करके रखा है। देखिए जरा, अगर SLM मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो, और अगर WD मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट। जैसे यहाँ पर क्या है, 1,00,000 रुपए का आपने गवर्नमेंट ग्रांट लिया, मैंने एसेट लिया, उसमें क्या है 70,000 रुपए का क्या हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट था। मान लो 4,000 रुपए का आपका क्या है, ये सैल्वेज वैल्यू है, और यूजफुल लाइफ जो है ना वो 5 साल की है, 5 साल की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना चढ़ेगा आपका, 30,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 5, 5,200 रुपए का, 5,200 रुपए का हर साल क्या होगा, 5,200 रुपए का हर साल क्या होगा आपका चढ़ेगा, 5,200 रुपए का हर साल क्या होगा आपका चढ़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर SLM मेथड फॉलो करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ये हमारा डेप्रिसिएशन हर साल का निकल जाएगा, ठीक है। चलो एक बात सीखी। दूसरी बात, WD मेथड होगा तो क्या होगा, WDV मेथड होगा तो क्या होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। WDV मेथड होगा तो क्या होगा, WDV मेथड में आप फिर से वही काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट लेंगे, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट को माइनस करेंगे और सैल्वेज वैल्यू को माइनस करेंगे। क्या सर सैल्वेज वैल्यू भी माइनस होगा, क्या सैल्वेज वैल्यू भी माइनस होगा, जी नहीं, सैल्वेज वैल्यू माइनस नहीं होगा। नहीं, सैल्वेज वैल्यू माइनस होगा, यहाँ थोड़ा साथ मैंने रॉन्ग लिख दिया, ये सैल्वेज वैल्यू यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना, वो मतलब वो शायद कॉपी पेस्ट में, मेरे पेस्ट में मिस्टेक हो गया, तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, मेन नोट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मेन नोट से कॉपी पेस्ट किया तो ये नहीं होगा, चलो ठीक है। एक्चुअली क्या, जो हमारा मेन क्लास है उस मेन क्लास के नोट्स में से उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए बोला गया किसी को, शायद वो लगता है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया डायरेक्टली, ठीक है। आ जाओ, तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट, पहले चलो किस लिए माइनस नहीं होगा आपको पता ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट इनटू परसेंटेज, ये पहले साल आप चार्ज करेंगे, तो आपका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ईच ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में, मतलब दूसरे साल में, दूसरे साल क्या होगा, जो आपका कैरिंग अमाउंट आएगा, कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, जो आपके बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिखता है, मतलब WDV, वो WDV पे क्या करेंगे आप, परसेंटेज चार्ज करेंगे और आपका डेप्रिसिएशन निकलता चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपने सीखा दो तरीका है, पहला SLM मेथड होगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट एंड माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट, और दूसरा तरीका क्या है, अगर WD मेथड से होगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट इनटू परसेंटेज,
इसको करेंगे पहले ईयर में। दूसरे ईयर में क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट जो दिख रहा है आपका बैलेंस शीट में, जो डब्ल्यूडीवी दिख रही है, उसको उस डब्ल्यूडीवी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परसेंटेज से, बस और कुछ नहीं करना होगा आपको। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, मतलब पहले ग्रांट रिसीव किया, फिर फिक्स एसेट से एडजस्टमेंट करी आपने, और फिर एडजस्टमेंट करने के बाद में आपने क्या किया, अब उस पर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन निकाल दिया। इतना काम हो गया आपका, ठीक है। मैं डिडक्टिव मेथड कर रहा हूँ, डिडक्टिव मेथड में इतना काम हो गया। और अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा कितना है, 1 लाख रुपया। ग्रांट रिसीव कितना किया हमने, 4 लाख, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 10 लाख है, 10 लाख रुपया। ग्रांट रिसीव किया हमने 4 लाख रुपया। लाइफ ऑफ एसेट कितना है, 5 साल है, और सैलवेज वैल्यू 60,000 है। सो डेप्रिसिएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट, मतलब डेप्रिसिएशन दिखा दो और ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट दिखा दो। तो अगर मान लो मैं पहले डेप्रिसिएशन दिखाता हूँ, अगर मान लो ये एसएलएम मेथड से चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 5। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 60,000, यानी 5,40,000 डिवाइड बाई 5, 1,08,000 रुपया हर साल का डेप्रिसिएशन आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये ईच ईयर चार्ज होगा, पर एनम है। अगर मान लो डब्ल्यूडीवी मेथड रहा तो क्या होगा, डब्ल्यूडीवी मेथड रहा तो होगा 10 लाख माइनस 4 लाख इंटू रेट मान लो 10% है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 60,000 रुपया करंट ईयर में। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 60,000 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में आप बैलेंस शीट में कितना, मैं आपको एकदम डिटेल में ही दिखा देता हूँ, आ जाओ। डब्ल्यूडी मेथड है तो 10 लाख रुपया लेंगे आप, उसमें से 4 लाख माइनस करेंगे, फिर परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परसेंट होगा, 10%, 15%, 20%, कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ नहीं सवाल में, मैंने सिर्फ एसएलएम से किया है सवाल में, एग्जाम्पल में, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 60,000 दिखा दिया, तो फर्स्ट ईयर में जो आपका बैलेंस शीट बनेगा ना, बैलेंस शीट बनेगा आपका फर्स्ट ईयर का, वो कुछ इस तरह बनेगा। फिक्स एसेट 10 लाख रुपया माइनस होगा ग्रांट 4 लाख रुपया, ये 6 लाख आएगा, 6 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा 60,000 रुपया, और यहाँ 5,40,000 आएगा। अब सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे होगा, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा, बैलेंस शीट दिखाया, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट आपको दिख रहा है 5,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% का रेट है, तो 54,000 रुपया, और फिर आपका वैल्यू आ जाएगा 5.4 इंटू 90%, 4,86,000 यानी 4.86। तो आपको ये दिख रहा है कि कैसे वैल्यू निकालेंगे हम डब्ल्यूडी मेथड से। आ जाओ, अब हमारा जो मेन एग्जांपल है उस एग्जांपल को देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से माइनस करेंगे क्या, गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करने के बाद में आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा वैल्यू जिसपे जो गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करने के बाद आएगा, उसमें से फिर माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू, तो आपका डेप्रिसिएबल वैल्यू आ गया। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट, जिस अमाउंट को डेप्रिसिएट किया जाएगा, तो कितना हो रहा है, 5,40,000 डिवाइड बाई 5, मतलब 1,08,000 रुपया ईच ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 1,08,000 ईच ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। किसको, सॉरी, डेप्रिसिएशन के तौर पे दिखाना पड़ेगा, पे करना बोलो, डेप्रिसिएशन के तौर पे दिखाना पड़ेगा 1,08,000 रुपया। उसके बाद ऑन रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जब गवर्नमेंट ग्रांट, अब ये तो आपका कैलकुलेशन खैर हो गया, अब मैं एंट्री वगैरह समझा देता हूँ आपको। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया टू गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख रुपया, हमने 4 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। फिर एसेट परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपया। अब एडजस्ट करेंगे ग्रांट के अमाउंट को एसेट के वैल्यू से, अब ग्रांट के अमाउंट को एसेट के वैल्यू से एडजस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ग्रांट में उसको डेबिट किया, और हमने एसेट के वैल्यू को कम किया कितने से, 4 लाख रुपए से, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एडजस्टमेंट के लिए हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो हमने डेप्रिसिएशन 1,08,000 रुपये निकाल रखा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट नॉर्मली दिखेगा। अब बैलेंस शीट में ये एसेट कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये दिखाया नहीं था मैंने। तो फिक्स एसेट आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे कितना, 10 लाख रुपया, उसमें से माइनस करेंगे ग्रांट 4 लाख रुपया, आएगा 6 लाख, 6 लाख में से 1,08,000 माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ। आइए अभी एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, फटाफट आ जाना। देखो ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, पहले वाला एग्जांपल में मैंने डेट नहीं लिया था, और एग्जांपल में मैं डेट ले रहा हूँ। 1/1/17 को हमने एसेट परचेज किया है,
8 लाख रुपए का, और लाइफ ऑफ द एसेट कितना है 8 साल का। वैल्यू कितनी है 50,000 सैलवेज वैल्यू। ग्रांट रिसीव हमने किया है 1/1/19 को 2.5 लाख रुपए का ग्रांट रिसीव किया है। ट्रीटमेंट आपको बताना है 31/12/17 से लेकर 31/12/20 तक का। आइए जरा सबसे पहले देखना कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 8 लाख रुपया। हम ग्रांट कब रिसीव कर रहे हैं, हम सेम डे ग्रांट रिसीव नहीं कर रहे जिस टाइम हमने एसेट परचेज करा। हम ग्रांट कब रिसीव कर रहे हैं, हम ग्रांट रिसीव कर रहे हैं 2 साल के बाद। तो 2 साल तक तो जो डेप्रिसिएशन होगा, जो अकाउंटिंग होगी वो नॉर्मल चलती रहेगी। 2 साल के बाद चेंज होगा जो चेंज होना होगा, ठीक है। जो भी चेंज होना है वो 2 साल के बाद चेंज होगा, ठीक है। आ जाना। तो सबसे पहले क्या होगा 31/12/17 और 18 के लिए देखो मैंने एक साथ कर दिया 8 लाख रुपया। माइनस करेंगे हम क्या उसमें से डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 8 लाख रुपया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, 50,000 रुपये सैलवेज वैल्यू है, और डिवाइड बाई 8 93750 आ रहा है। और 93750 ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद दूसरे साल वैल्यू आ रहा है माइनस कितना आ रहा है 706250। ये 31/12/17 को कैरिंग अमाउंट है हमारा, 31/12/17 को कैरिंग अमाउंट है। नाउ डेप्रिसिएशन फॉर द 2018 वो कितना लगेगा, वो भी 93750 लगेगा, क्योंकि एसएलएम मेथड चलो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है सेम होता है। तो 6,12,500 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। 6,12,500 रुपये कैरिंग अमाउंट हो गया कब का 31/12/18 का कैरिंग अमाउंट हो गया। अब यही कैरिंग अमाउंट क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा 1/1/19 को। तो 1/1/19 को कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 612,500 माइनस अब क्या हो रहा है 1/1/19 को ग्रांट रिसीव हो गया। आप 2019 बोल लो या 1/1/19 बोल लो, बात बराबर है, ग्रांट रिसीव हो गया आपको। अभी ग्रांट रिसीव होने के बाद में क्या हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 6,12,500 में से माइनस करेंगे कितना 2,50,000 रुपया, जो ग्रांट का अमाउंट है 250 वो माइनस करा हमने। माइनस करने के बाद 362,500 हमारा क्या आ गया रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। अब इस रिवाइज कैरिंग अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 362,500 पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 साल के लिए। कैसे 6 साल के लिए 2017 में हमने एसेट को खरीदा था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और फिर 23 और फिर 24, मतलब 8 साल का लाइफ था। तो ये पूरा 8 ईयर्स हो गए। तो 17 चला गया 18 चला गया, अब कितना बचा 1 2 3 4 5 6 साल बचा। तो 6 साल के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा हर साल 362,500 डिवाइड बाई 6 60417 हमारा 2000, ये 60417 आ रहा है, ये हमारा 2019 ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2019 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम कि भाई हम रिफंड ऑफ ग्रांट सीख लें। मैंने आपको पहले वाले नोट नंबर 4 के पॉइंट नंबर 7 में, नोट नंबर 4 के पॉइंट नंबर 7 के मेथड नंबर 1 में डिडक्टिव मेथड या फिर एसेट रिडक्शन मेथड मैंने पढ़ाया है। उसके अंदर मैंने पढ़ाया रिसीट ऑफ ग्रांट एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब मैं पढ़ाऊंगा रिफंड ऑफ ग्रांट कि अगर मान लो ग्रांट मिला मेथड नंबर 1 में, अगर ग्रांट मिला और ग्रांट रिफंड हो गया तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो पढ़ाऊंगा। देखो बोला हुआ कि वेर एनी कंडीशन ऑफ द ग्रांट इज वायलेटेड देन इट शुड बी रिफंडेड। ग्रांट हमेशा कब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, जब ग्रांट का कंडीशन फुलफिल हो जाए और ग्रांट को मिलने का रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए तब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर क्या है कि ग्रांट का कंडीशन जो था वही वायलेट हो गया, कंडीशन ही टूट गया। अब कंडीशन टूट गया तो भाई ग्रांट किस बात का, गवर्नमेंट बोलेगी पैसा वापस दे दो, ठीक है। तो आप उसका पैसा वापस देंगे। देखिए जरा, when grant is refunded it is added to the cost carrying amount of the asset। carrying amount का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, मतलब WDV वैल्यू जो बुक्स में दिख रहा होगा। बचपन में WDV बोलते थे, अभी कैरिंग अमाउंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड, जिस साल में रिफंड होगा उस साल में हम कैरिंग अमाउंट से ग्रांट का रिफंड का अमाउंट माइनस कर देंगे। हम उस साल में ग्रांट के रिफंड का अमाउंट माइनस कर देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा रिवाइज डेप्रिसिएशन, मतलब उस साल के बाद जो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, उस साल से जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पर निकलेगा, ठीक है। आइए जरा, अब मैंने आपको यहां दिखाया था कि भाई एक सेकंड, ये बड़े काम की चीज है। देखो जरा मैं यहां दिखा देता हूं, कैरिंग अमाउंट कितना है जो होगा एसेट का वो लिखा रहेगा, उसमें हम ग्रांट का अमाउंट जो क्या करेंगे ऐड करेंगे, जितना ग्रांट हम रिफंड कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। और उस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड। समझ में आ गई चीज, आपको बहुत पते की बात है, अच्छे से समझ में आ गई। अब आते हैं इसके हम एंट्री पर, जितना आप रिफंड करेंगे उससे क्या करना है, एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करना है कि बढ़ाना है, बोलो ना,
अरे जब ग्रांट रिसीव किया तो एसेट का वैल्यू रिड्यूस किया था, अभी क्या करना होगा, जब रिफंड कर रहा है तो पैसा तो चला गया भाई, यानी पैसा मेरे घर से ही सब लगा है, तो मेरे को कॉस्ट ऑफ एसेट का बेनिफिट दो, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट पे क्या होगा, एसेट का वैल्यू, एसेट के वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। बोला सी बिलो एग्जांपल, एग्जांपल नीचे देखिए, फिक्स एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एग्जांपल मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल बना के रखा है, एकदम बढ़िया एग्जांपल, देखना जरा। 1117 को एसेट की वैल्यू कितनी थी, 8 लाख रुपए, लाइफ ऑफ एसेट कितनी थी, 8 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए, ग्रांट रिसीव हो रहा है 1/1/1900 कितना सर, 2.5 लाख रुपए, और ग्रांट रिफंड हो जा रहा है 2021 में, बोला 2021 में ग्रांट रिफंड हो गया सर, 2021 में ग्रांट रिफंड हो गया, अभी 2021 में ग्रांट रिफंड हो गया। अब बोलो, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो मैं इसका ट्रीटमेंट करा देता हूं आपको, मैं इसका ट्रीटमेंट करा देता हूं आपको, एक बार यही करा देता हूं बगल में, आ जाना, ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, आओ देखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, हमने कॉस्ट ऑफ एसेट कितना लिया है, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा है 8 लाख रुपए का, कब है, 1117 को, ठीक है। उसमें से माइनस होगा क्या, डेप्रिसिएशन 2017 का, एसएलएम एसेट चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 8, ये पहला साल है तो 8 से डिवाइड होगा, तो 8 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है, 93750। अब ये 93750 हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, माइनस कर देंगे 8 लाख को, कितना आएगा, 706250, 706250, ये क्या आ गया, ये कैरिंग अमाउंट है, कब, 31/12/17 का कैरिंग अमाउंट है। अब क्या होगा, अब फिर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कब का, 2018 का, कितना डेप्रिसिएशन है, डब्ल्यूडी मेथड नहीं चल रहा है, ये चल रहा है एसएलएम मेथड, तो इसलिए सेम डेप्रिसिएशन माइनस होगा, 93750, कितना, 612500, 612500। अब ये हमारा क्या आ गया, कैरिंग अमाउंट हो गया 1119 को, अब 1119 को कैरिंग अमाउंट आ गया हमारा 612500। देखो 1119 को हमने क्या किया, ग्रांट रिसीव किया। अब मैंने ऊपर आपको सिखा रखा है, ग्रांट जब रिसीव करेंगे तब क्या करेंगे, एसेट के कॉस्ट से माइनस होता है, डिडक्टिव मेथड चल रहा है, तो ग्रांट रिसीव कर रहा है तो माइनस कर दो, लेस ग्रांट रिसीव्ड 2,50,000 रुपया। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 362,500, ये आ गया। अब आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन 31/12/19 ऑनवर्ड्स 362,500। देखो ना कितने साल बीत गए, 17 बीता, 18 बीता, 2 साल बीत गए, तो हमारा 6 साल, 8 साल का था, 2 साल बीत गए, नहीं 6 साल बचा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 60417, 60417, 60417, ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। तो 362,500 माइनस 60417, 302,083, ये कब का डिवाइड, ये कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1120। अब फिर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा 2020 का, वो कितना होगा, 60417 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 241,666। तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया 1121 का, 241,666 ऐसा। अब क्या हो रहा है देखो जरा, उसने कहा कि 2021 में ग्रांट को रिफंड कर रहा है। अब ग्रांट को रिफंड करेंगे तो क्या कहेंगे, जिस दिन उसका कैरिंग अमाउंट जो भी रहेगा उसमें ग्रांट के अमाउंट को ऐड कर देंगे, जितना रिफंड करेंगे वो ऐड कर देंगे। मान लो हमने 2.5 लाख का 2.5 लाख पूरा रिफंड कर दिया, तो 2.5 लाख रुपये इसमें ऐड कर देंगे, ऐड रिफंड ऑफ ग्रांट 2.5 लाख रुपये एसेट के कॉस्ट में ऐड हो गया, 2,50,000। वैल्यू कितनी होगी, 491,666। ये क्या आ गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 1121 को। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा का कितना, लेस डेप्रिसिएशन 2021 ऑनवर्ड्स, सर 491,666
डिवाइड बाई कितना साल बचा हुआ है, देखो ना 17 चले गए, 17 चला गया, 18 चला गया, 19 चला गया, 20 चला गया, 21 आया है सिर्फ। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 साल चला गया, कितना बचा हुआ है, 4 साल बचा हुआ है, तो डिवाइड बाई 4। 122,917, 122,917, इतना रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट ऑन 1122 माइनस 419,666, 29674 296,749, ऐसा ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। तो मैंने एग्जाम्पल इसमें सॉल्व भी कर रखा, आपको समझा भी दिया अच्छे से कि देखो इस तरह से निकालेंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व किया हुआ ठीक से आप इसको देख लेना। मतलब ये हमारा रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगा। आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा पता है, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि 2000 कब ग्रांट रिसीव हुआ, हमारा ग्रांट रिसीव हुआ 2019 में ना, पूछेगा 2019 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा और 2019 का आप कैरिंग अमाउंट बता दो। फिर पूछेगा ग्रांट जब गया ना, तो पूछेगा कि जब ग्रांट रिफंड हो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप या तो इतना बड़ा दिखा लो ऐसे धीरे धीरे करके, या तो फिर देखो ना 8 लाख में से 2 साल का डेप्रिसिएशन, 17 18 का डेप्रिसिएशन एक साथ माइनस कर दो, ठीक है, तो 19 का वैल्यू तुरंत आ जाएगा, 19 में ऐड कर दो डायरेक्टली। आप जैसे यहाँ पर 8 लाख दिखा रहे हो ना, 8 लाख में से 17 18 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 93,750 इंटू 2, एक साथ माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1,119 का वैल्यू आ जाएगा। अब उसमें ऐड कर दोगे ग्रांट, सॉरी माइनस कर दोगे ग्रांट का अमाउंट 2,50,000 रुपया। फिर उसके बाद में जो रिवाइज अमाउंट आएगा उसके ऊपर में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ऐसे तुरंत छोटा सा भी किया जा सकता है टाइम बचाने के लिए, तो आप इसको छोटा सा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो मैंने अभी समझाया ग्रांट को रिफंड करने का तरीका मैंने सबको समझा दिया आपको। अब आ जाए मेथड नंबर 2, डेफर्ड ग्रांट मेथड। ये है मेथड नंबर 2 हमारा, डेफर्ड ग्रांट मेथड। पहला जो मेथड है डिडक्टिव मेथड था, या एसेट रिडक्शन मेथड उसको बोलते हैं। उसका उस मेथड में क्या किया हमने, या क्या करते हैं, जब ग्रांट मिलता है तो एसेट कॉस्ट से माइनस कर देते हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं नॉर्मली। और जब ग्रांट जो है रिफंड होता है तो एसेट कॉस्ट में ऐड करते फिर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। डिफर्ड ग्रांट मेथड में क्या होता है, देखो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम ग्रांट को माइनस नहीं करते कॉस्ट ऑफ एसेट से। अंडर दिस मेथड ग्रांट रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम इन रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जो ग्रांट का पैसा मिलेगा उसको हम इनकम मानते हैं और उस इनकम को ना अमर्टाइज करते हैं धीरे धीरे करके पीएल में डालते हैं, ठीक है। डिफर्ड ग्रांट इज अमर्टाइज इन पीएल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें अमर्टाइज होगा डेप्रिसिएशन में, मतलब जो एसेट का ट्रीटमेंट है ना, वो एसेट का ट्रीटमेंट इन जनरल जैसे चलता है वैसे चलेगा, ना ही उसमें से ग्रांट माइनस होगा ना ही कुछ और होगा, ठीक है। देखो जरा, जब ग्रांट रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, नॉर्मली एकदम जैसे होता है नॉर्मल। उसके बाद फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे नॉर्मल होता है वैसे होगा, खरीदे आप। फिर वहां हम क्या करते थे, डिडक्टिव मेथड में हम करते थे ग्रांट अकाउंट डेबिट, डिडक्टिव मेथड में हम ग्रांट डेबिट करते थे, टू फिक्स एसेट करते थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं डेफर्ड ग्रांट में, ठीक है। अब हर साल क्या कर रहे हैं, उस डेफर्ड ग्रांट से पैसा निकाल करके पीएल में डाल रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। पीएल में क्या दिख रहा है भाई, डेफर्ड ग्रांट, ऐसा करके, समझ रहे हैं, ऐसा करके होगा। मतलब ये एंट्री सिर्फ नहीं है और ये एंट्री सिर्फ नहीं है, यानी 3 और 4 न्यू एंट्रीज हैं जो इस मेथड में करना होता आपको। उसके बाद जब रिफंड होगा तो क्या होगा, रिफंड होगा, मान लो देखो जरा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख का एसेट है, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है। ग्रांट मिला आपको 4 लाख रुपए का, ठीक है। आपका लाइफ ऑफ एसेट है 5 ईयर्स, लाइफ ऑफ एसेट है 5 ईयर्स।
5 ईयर्स। तो ये डेफर्ड ग्रांट मेथड में कैसे ट्रीटमेंट होगा देखना। आप क्या करेंगे, पहले ग्रांट अकाउंट डेबिट, अभी एक जब भी आपको ग्रांट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, कितना, 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, ये पहली एंट्री। और ये दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या बोल रही है, एसेट खरीद लो, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ऐसा। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन कर लो, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन कितने का होगा, 10 लाख डिवाइड बाई 5, सैलरी जो लो मान लो नहीं दिया हुआ तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। अब 4 नंबर एंट्री, अब क्या करेंगे, ग्रांट के पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या करेंगे, ग्रांट के पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रांट के पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट में, तो ऐसे ट्रांसफ़र होगा। देखना, ग्रांट अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख रुपया टू डिफर्ड ग्रांट, ग्रांट अकाउंट 4 लाख रुपया, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया वो। उसके बाद में पांचवी एंट्री क्या होगी, ये जो ग्रांट का अमाउंट है 4 लाख रुपया ना, ये रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 2 करके 5 साल, तो इसको यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड कर दो 5 ईयर्स, कितना जाएगा, 8,80,000 रुपया, 80,000 रुपीज़ हर साल कहाँ जाएगा, पीएल में। एंट्री क्या होगी इसकी, डिफर्ड ग्रांट डेबिट टू पीएल 80,000, ऐसा, इस तरह। तो ये ना, ये इतनी सारी एंट्री कब होगी, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर में होगी, ठीक है। अब मान लो सेकेंड ईयर में भी ग्रांट रिफंड हो गया, सेकेंड ईयर में भी नहीं, सेकेंड ईयर में चल रहा है ग्रांट, आपने सेकेंड ईयर में भी एंट्री पास कर दी, डिफरेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 80,000 रुपया, आपने सेकेंड ईयर भी एंट्री पास करी, ठीक है। थर्ड ईयर ने बोला ग्रांट रिफंड हो गया, ग्रांट रिफंड, थर्ड ईयर ने बोला ग्रांट रिफंड हो गया। अब और रिफंड की एंट्री पढ़ लेते एक बार। बोला जब भी ग्रांट रिफंड होगा ना तो क्या होगा, बोला अनअमर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिफर्ड ग्रांट को पहले डेबिट करेंगे, ठीक है। मतलब जो वैल्यू पीएल में ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, मतलब जो ग्रांट का पैसा पीएल में नहीं गया, वो ग्रांट का पैसा क्या होगा, जो ग्रांट का पैसा पीएल में नहीं गया, वो ग्रांट का पैसा को अनअमर्टाइज्ड बोलते हैं। वो पहले वो डेबिट करके कैंसिल करो, फिर पीएल से बैलेंस ले लो और बाकी पैसा जो देना है वो दे दो। अब मान लो ये पैसा ना रिफंड हो रहा है, ठीक है। तो कितना लाख रुपए का ग्रांट था, 4 लाख रुपए का, तो मान लो टू बैंक 4 लाख रुपए करने को बोल रहा, वो 4 लाख रिफंड कर देते हैं। 4 लाख में से कितना बचा हुआ देखो जरा, हमने 4 लाख में से क्या किया है, 2 साल 80,000 इंटू 2 यानी 1,60,000 रुपया हमने क्या किया, पीएल में डाल दिया है। तो 2,40,000 रुपये क्या हो गया, ये अनअमर्टाइज पोर्शन है, और ये क्या हो गया, अमर्टाइज हो गया। तो ये अनअमर्टाइज पोर्शन जो है ना, ये अनअमर्टाइज पोर्शन 240, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट 2,40,000, मतलब ग्रांट के बैलेंस को कैंसिल करना है। 4 लाख मिला था डेफर्ड ग्रांट में, 4 लाख हटा देना है बस। और पीएल अकाउंट को डेबिट करना है 1,60,000 से, और फिर इसको क्रेडिट करना, बस हो गया। ये वाली एंट्री जो है ना, ये रिफंड की एंट्री है। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि रिफंड की एंट्री कैसे की जाएगी, ये आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है।
डिफर्ड ग्रांट मतलब जितना पैसा अभी पीएल में नहीं गया है अनअडवर्टाइज फोर्स उसको डेबिट करने का, फिर जो पीएल में चला गया वो पीएल से ले लेने का, और फिर टू बैंक करके रिफंड करने का, बस और कुछ नहीं है। चलो रिफंड की एंट्री होगी। अब नोट नंबर 5 और हमारा का चैप्टर जो है ना ये यहीं पर खत्म होता है। जर्नल एंट्री फॉर द रिसीट एंड रिफंड ऑफ वेरियस ग्रांट्स। देखना बहुत सारे ग्रांट है, इस पर जर्नल एंट्री जो हमने आपको सिखा रखी है पहले भी, रिफंड की और रिसीट की। हमने रिसीट की सारी एंट्रीज देख रखी है, रिफंड की एंट्री देख लेते हैं। अगर मान लो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का ग्रांट रहेगा, अगर वो रिफंड हो रहा था क्या करेंगे? मिला था तो हमने कहाँ डाला था? कैपिटल रिजर्व में। अब जाएगा तो क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व से जाएगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस बेल आउट पैकेज या इनकम का ग्रांट रहेगा तो मिला था तो पीएल में डाला था तो निकलेगा कहाँ से? पीएल से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस और कुछ नहीं है। पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ग्रांट रहेगा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में तो मिला था तो कहाँ डाला था? कैपिटल रिजर्व में, तो जाएगा तो कहाँ से जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कुछ नहीं बेटा, एकदम सिंपल हो गया। लास्ट में डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी अपने गवर्नमेंट ग्रांट को फॉलो कर, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या फॉलो कर रखी है, और गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव किया, रिफंड किया ड्यूरिंग द ईयर, उसका क्या अमाउंट है वो बता दो मेरे को। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट ग्रांट, पूरी तरह एकदम समझ में आ गया होगा आपको। गवर्नमेंट ग्रांट एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तकरीबन 1 घंटे का वीडियो होगा साथ मेरे ख्याल से ये। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखो लाइफ में जिस दिन सीए बनेंगे उस दिन आपका उदय चालू हो जाएगा, ठीक है? तो सीए बनना बहुत ज़रूरी है। आप सीए बनिए और पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए भाई, रिवाइज करके जाइए एक दिन में जितना ज़्यादा हो सके। और प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है और आपके मोटिवेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी मोटिवेशन आप खुद हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं मोटिवेशन के, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी मोटिवेशन खुद हैं। आप बस इतना याद रखें कि वह सीए बनना है हमको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? सीए बनना इसलिए हम पढ़ाई करेंगे, चाहे जितनी पढ़ाई करनी पड़ जाए हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके सीए बनेंगे। और प्लीज़ बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ जाते ये बोल रहा हूँ। और प्लीज़ दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आप हमें हिम्मत दोगे तो हम और आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।